अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं शेड्यूल का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। पहला शेड्यूल जो हमने पढ़ा है उसमें हमने 6 शेड्यूल उसको कवर किया है। तो आज हम इसके साथ साथ जो बाकी शेड्यूल्स रहेंगे उनको हम आज कवर करने वाले हैं। जो 7th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 7th शेड्यूल जो है इसमें है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, between the union and the state government। जो 7th शेड्यूल है हमारा, इसमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट उसको मेंशन किया गया है। ये जो पावर है ये 3 लिस्ट पे डिवाइड होता है। किस में? एक तो यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। इन 3 लिस्ट्स पे ये जो पावर है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये लिस्ट्स क्या होते हैं। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होता है जिसमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट की लॉज बना सकेंगे, उनके पास पावर होता है। तो स्टेट लिस्ट जो होता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर्स होते हैं कि वो इन स्टेट लिस्ट पे लॉज बना सकें। और ये जो कंकरेंट लिस्ट होता है इसमें बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं उनके पास पावर्स होते हैं कि वो इस कंकरेंट लिस्ट पे लॉज बना सके। अब हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे कि इसमें जो यूनियन लिस्ट है इसमें 100 सब्जेक्ट्स है हमारे पास प्रेजेंटली। कितने सब्जेक्ट्स है इसमें? 100 सब्जेक्ट्स। और ओरिजिनली इसमें थे 97। ओरिजिनली कितने थे? 97। और इस टाइम अगर हम देखेंगे तो 100 सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करेंगे 61 सब्जेक्ट्स है इस टाइम प्रेजेंट में। तो ओरिजिनली थे इसमें 66 सब्जेक्ट्स। अगर हम कंकरेंट लिस्ट की बात करेंगे, कंकरेंट लिस्ट में हमारे पास 52 सब्जेक्ट्स है इस टाइम, 52 सब्जेक्ट्स। और ओरिजिनल अगर हम देखेंगे 47 सब्जेक्ट्स है इसमें कंकरेंट लिस्ट में। ये जो 100 सब्जेक्ट्स है इस पे ये क्या होते हैं कि अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करेंगे इसमें 100 सब्जेक्ट्स है और इन 100 सब्जेक्ट्स पे जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो लॉज बना सकेंगे। और जो स्टेट लिस्ट है इसमें 61 सब्जेक्ट्स है, इन 61 सब्जेक्ट्स पे स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकेगी। और ये जो कंकरेंट लिस्ट है इसमें 52 सब्जेक्ट्स है प्रेजेंट में, इसमें बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉज बना सकेंगे। इसमें जो यूनियन लिस्ट की अगर हम बात करेंगे 100 सब्जेक्ट्स हैं प्रेजेंट में, बट उसमें ओरिजिनली 97 थे पहले, उसके बाद 100 हो गए। इसमें इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं सब्जेक्ट्स। स्टेट लिस्ट की अगर हम बात करेंगे 61 सब्जेक्ट्स से, इसमें 66 सब्जेक्ट्स से पहले वो डिक्रीज होकर 61 रह गए। कंकरेंट लिस्ट की अगर हम बात करेंगे 52 सब्जेक्ट से इसमें प्रेजेंट में, और पहले 47 सब्जेक्ट से इसमें, और वो इंक्रीज हो गए 52 सब्जेक्ट्स इस टाइम हमारे पास कंकरेंट लिस्ट में है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बहुत ही जानना जरूरी है, अगर फॉर एग्जांपल जो कंकरेंट लिस्ट है मैंने आपको बताया कि इसमें बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं उनके पास पावर होता है कि वो कंकरेंट लिस्ट पे लॉज बना सके। अगर उन्होंने किसी एक सब्जेक्ट पर, फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट, इस पे यूनियन गवर्नमेंट ने भी लॉज बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉज बनाया, एक ही सब्जेक्ट, दोनों के पास पावर्स होता है। और एक ही सब्जेक्ट पे दोनों ने, स्टेट गवर्नमेंट ने भी और यूनियन गवर्नमेंट ने भी उस सब्जेक्ट पे लॉ बनाया, तो इस टाइम ये जो यूनियन गवर्नमेंट का जो लॉ होगा उसी को कंसिडर किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि अगर एक ही सब्जेक्ट पे कंकरेंट की लिस्ट का जो होता है उस एक सब्जेक्ट पे दोनों ने, स्टेट लिस्ट में गवर्नमेंट ने भी और यूनियन गवर्नमेंट ने भी लॉज बनाया, तो उस टाइम जो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ होगा वो कंसिडर किया जाएगा। ये था हमारा 7th शेड्यूल। अब हम देखेंगे कि जो हमारा 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल की तरफ हम जाएंगे। अब 8th शेड्यूल में क्या है? जो 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें क्या है? इसमें लैंग्वेजेस को जगह मिली है। 8th शेड्यूल में क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 8th शेड्यूल जो है लैंग्वेजेस इसमें मेंशन किए गए हैं। अगर हम देखेंगे कि ये जो 8th शेड्यूल है इसमें जो लैंग्वेजेस है, ओरिजिनली अगर हम देखेंगे 14 लैंग्वेजेस जो इंडिया ने रिकॉग्नाइज किए थे पहले। कितने लैंग्वेज? 14 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज इंडिया ने किया पहले। कितने लैंग्वेज को? 14 लैंग्वेज को। बट अगर हम इस टाइम देखेंगे, इस टाइम हमारे पास 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है हमारे पास इस टाइम। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कितने शेड्यूल्ड लैंग्वेज है इस टाइम?
22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, और यहाँ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज भी कह सकते हैं हम। ये जो पहले 14 थे, उसके बाद उनका जो लिमिट था, वो तादाद जो था उनका बढ़ गया, वो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज हो गए इस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडिया में। तो इस टाइम अगर हम देखेंगे कि जब 14 के बाद 8 और लैंग्वेजेस ऐड हुई, सबसे पहले हुई सिंधी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई? सिंधी। सिंधी जो लैंग्वेज है ये ऐड हुई सबसे पहले। कब ऐड हुई? 21st अमेंडमेंट 1962 में ये जो सिंधी लैंग्वेज है, पहले 14 लैंग्वेजेस थे, उसके बाद आज 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। जब 8 लैंग्वेज और ऐड हुए तो सबसे पहला जो सिंधी लैंग्वेज है उसको ऐड किया गया 21st अमेंडमेंट में 1962 में। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, इन 3 लैंग्वेजेस को फिर से ऐड किया गया। इसको कब ऐड किया गया? 1992 में 72nd अमेंडमेंट एक्ट, 72nd अमेंडमेंट एक्ट में इसको ऐड किया गया। किसको? इन 3 लैंग्वेज को, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। कोंकणी अगर हम देखेंगे ये जो लैंग्वेज है इसको गोवा में बोला जाता है, मणिपुर में ये जो लैंग्वेज है उनको यूज किया जाता है। तो ये कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जो है 1992 72nd अमेंडमेंट एक्ट में ये ऐड हुए। किसमें? हमारे शेड्यूल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद और 3 लैंग्वेजेस जो हैं वो और 4 लैंग्वेजेस हैं जो ऐड हो गए। एक है बोडो, डोगरी, मिथाली एंड संथाली। ये जो 4 लैंग्वेज, एक तो बोडो, डोगरी, मिथाली एंड संथाली, ये और 4 लैंग्वेज से जो 2003 92nd अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुए। किसमें? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके साथ हमारे जो शेड्यूल लैंग्वेज है वो कितने हो गए? 22 शेड्यूल लैंग्वेज हो गए। वो 8th शेड्यूल में क्या है? 8th में आपको रिपीट करूंगा। ये 8th शेड्यूल, जो 8th शेड्यूल है इसमें लैंग्वेजेस को मेंशन किया गया है। अगर हम देखेंगे पहले हमारे पास 14 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस थे, उसके बाद इनका तादाद बढ़ गया। अब हमारे पास 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज होते हैं उनको हम शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि ये जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, 22 है इस टाइम। जब 14 थे उसके बाद जो 8 लैंग्वेज और ऐड हुए, इसमें सबसे पहला सिंधी लैंग्वेज ऐड हुआ। वो ऐड हुआ 21st अमेंडमेंट 1962 में। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली ये ऐड हुए 1992 72nd अमेंडमेंट एक्ट में। उसके बाद बोडो, डोगरी, मिथाली एंड संथाली ये 2003 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये ऐड हुए। और इस टाइम हमारे पास 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ये था हमारा 8th शेड्यूल। अब हम देखेंगे जो हमारा 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल के बारे में उसमें क्या लिखा है। जो 9th शेड्यूल है हमारा, 9th शेड्यूल जो है इसमें है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है ना। ये हमारे किसमें है? 9th शेड्यूल में। अगर हम 9th शेड्यूल को देखेंगे कि ये कब ऐड हुआ, ये ऐड हुआ क्योंकि हमारे पास पहले 8 शेड्यूल्स थे, उसके बाद और 4 शेड्यूल्स ऐड हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये ऐड हुआ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ इंडिया का, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। जो 9th शेड्यूल है वो कब ऐड हुआ? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। जो 9th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है उसमें क्या है? वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। वो फर्स्ट अमेंडमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, कब हुआ? वो 1951 में। तो इसमें इसको 9th शेड्यूल को ऐड किया गया। इसमें वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस में क्या आता है? एक तो आता है इसमें लैंड रिफॉर्म्स, क्या आता है? लैंड रिफॉर्म्स। एंड आता है उसमें अबॉलिशन ऑफ जमींदारी
अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। ठीक है ना। तो ये जो एक्ट है, कौन सा एक्ट, ये जो वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन जो है, ये जो 9th शेड्यूल है, इसको ऐड किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। तो इसमें लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम को ऐड किया गया। अब हमारे पास जो 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल, ठीक है ना। 10th शेड्यूल में क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है ना। एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड किया गया कि शेड्यूल में, 10th शेड्यूल में। अगर हम 10th शेड्यूल की बात करेंगे, इसको 52nd अमेंडमेंट एक्ट, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में उसको ऐड किया गया। किसको, 10th शेड्यूल को। इसको 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ऐड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर हम देखेंगे शेड्यूल में उनको जो 13 शेड्यूल उसका बढ़ गया, उनको जो 10th शेड्यूल है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ऐड किया गया। अगर हम देखेंगे इसमें एंटी डिफेक्शन लॉज हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है कि इंडिया में अगर हम देखेंगे कि ये जो हरियाणा का एक एमएलए था, हरियाणा का एक एमएलए था, उसका नाम था गयालाल। क्या था उसका नाम, गयालाल। तो उसने एक नाइट में अपनी पॉलिटिकल पार्टी 3 टाइम चेंज की, एक पॉलिटिकल पार्टी से जाके दूसरे में आया। तो इसको फिर उस टाइम नाम दिया गया आया राम गया राम। तो फिर उस टाइम से फिर क्या हुआ कि ये जो डिफेक्शन है उसको बोला कि उसको चेक करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। फिर उसके बाद बहुत सारे एंटी डिफेक्शन लॉ बन गए इंडिया में। तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, अगर वो अपना पॉलिटिकल पार्टी चेंज करेगा आफ्टर द विनिंग द इलेक्शन, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से है तो इसने उसी पार्टी से इलेक्शन जीता है और उसके बाद उसने दूसरी पार्टी में जा गया, वो किसी दूसरी पार्टी में उसने ज्वाइन किया, तो इसकी जो है उसको डिस्क्वालीफाई, उसकी जो मेंबरशिप है उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, चाहे वो एमएलए हो चाहे वो एमपी हो। तो इसी को कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉज। अगर हम आज प्रेजेंट में किसी को इसमें पाएंगे जो डिफेक्शन करेगा, फॉर एग्जांपल आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, तो उसने ज्वाइन किया किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में, चाहे वो कोई एमएलए हो चाहे वो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तो इसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है अपनी मेंबरशिप से। बिफोर इलेक्शन वो ज्वाइन कर सकता है, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को चेंज कर सकता है, बट आफ्टर द इलेक्शन वो चेंज नहीं कर सकता, उसको फिर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अब हम आएंगे 11th शेड्यूल पे। जो हमारा 11th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पे आएंगे अब हम। 11th शेड्यूल जो है, 11th शेड्यूल जो है वो ऐड, उसमें क्या है, उसमें पंचायत, क्या है उसमें, पंचायत, उसको हम कहते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट। ठीक है ना। जो पंचायत हैं उसको, ये जो 11th शेड्यूल है ये हो गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ 1992 में, इसको 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया गया 11th शेड्यूल को, जिसमें पंचायत आते हैं, रूरल लोकल गवर्नमेंट, उसमें उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है पंचायत की, उसकी जो पावर्स होती है, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उसको मेंशन किया गया 11th शेड्यूल में। तो इसको ऐड किया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। जब ये उसको एक्ट में जो ऐड किया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, तो तब से जो पंचायत से उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स मिला। ये भी पॉइंट आपको आता है कि पंचायत को कब से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स मिला, इसी में 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से उसको पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स मिला। इससे पहले अगर हम देखेंगे तो इसके जो इलेक्शंस होते थे वो कंटिन्यूसली नहीं होते थे इंडिया में, बट जब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स मिला 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद, तो इसके बाद उसकी जो इलेक्शंस है वो रेगुलरली होने लगे इंडिया में। तो ये है पंचायत जो 11th शेड्यूल में मेंशन किया गया है, उसको हम रूरल लोकल गवर्नमेंट, जो भी लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं पंचायत जो विलेज लेवल पे होते हैं, उनका मेंशन किया गया 11th शेड्यूल में। अब लास्ट पे जो हमारा है 12th शेड्यूल, क्या है हमारा 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल को अगर हम देखेंगे, इसमें म्युनिसिपैलिटीज, क्या है, म्युनिसिपैलिटीज जो है, म्युनिसिपैलिटीज इस उनको हम कहते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट, इसको हम कहते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट। इसमें जो म्युनिसिपैलिटी, हाँ, जो 12th शेड्यूल है उसको 74th अमेंडमेंट एक्ट, 74th अमेंडमेंट एक्ट
1992 में ही मेंशन किया गया है। उस 12th शेड्यूल को हमारे शेड्यूल्स में जो तादाद बढ़ गया, 70 जो 12th शेड्यूल ऐड हुआ वो हुआ 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, जिसमें म्युनिसिपैलिटीज को जगह मिले हैं, उनको हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसमें जो म्युनिसिपैलिटीज के जो उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स मिला, उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन, उसको मेंशन किया गया इसमें। तो ये थे हमारे 12 शेड्यूल्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच।